इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जूतियान को दिखाया जाता है जो कि अपने कौंसिल एल्डर्स के साथ मीटिंग करते हुए अपने मेंशन के बाहर ही सभी लोगों से कहता है कि ये मिगदू सिटी के ऊपर तीसरा अटैक हुआ है और तुम लोगों को अभी तक नहीं पता चला कि आखिर हमारा दुश्मन है कौन। तभी वहां पे प्राइम मिनिस्टर जूतियान को ग्रीट करते हुए कहता है कि योर हाइनेस कृपया शांत हो जाएं, अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए। तभी जूतियान कहता है कि अगर हाई एनर्जी कंप्रेशन बीम ने उस अटैक की फोर्स का कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब ना किया होता और मेरे पास टायर 9 ह्यूमैनाइड सोल टूल और टायर 9 डिफेंस सोल टूल की डबल प्रोटेक्शन ना होती तो शायद आज मैं जिंदा ना होता और ना ही तुम मुझे ऐसी सलाह देते। और मुझे ये बताओ मेरा बेटा ब्राउन प्रिंस वो कैसा है। तभी प्राइम मिनिस्टर कहता है कि योर हाइनेस ईस्ट पैलेस को इटर्नल स्टार डोमेन प्रोटेक्ट कर रहा है, वहाँ सब ठीक है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। और रॉयल सोल मास्टर टीम भी मिगदू सिटी वापस आ चुकी है। अब मिगदू पर दोबारा कोई अटैक होना बहुत मुश्किल है। तभी जूतियान कहता है कि दुश्मन ने बिल्कुल उसी वक्त अटैक किया जब रॉयल सोल मास्टर टीम बाहर निकली थी। क्या कोर्ट के अंदर कोई स्पाई छुपा हुआ है। तभी प्राइम मिनिस्टर कहता है कि योर हाइनेस जरा ध्यान से सोचिए, रॉयल सोल मास्टर टीम को निकले हुए सिर्फ कुछ ही घंटे हुए हैं। मिगदू सिटी और तियान हाई सिटी के बीच इतना ज़्यादा दूरी है कि सबसे एडवांस सोल टूल कम्युनिकेशन भी इतनी जल्दी मैसेज नहीं पहुंचा सकता। इसलिए अगर कोर्ट के अंदर कोई स्पाई होता भी तो उसके लिए इतने कम वक्त में दुश्मन तक खबर पहुंचाना नामुमकिन था। तभी जूतियान कहता है कि सब लोग खड़े हो जाओ अब। और तभी जूतियान सभी लोगों से कहता है कि प्राइम मिनिस्टर का मतलब ये है कि हम जो भी कदम उठाते हैं दुश्मन को उसकी पहले से ही खबर होती है। तभी प्राइम मिनिस्टर कहता है कि वो हमारी प्लानिंग का पहले ही अंदाज़ा लगा लेते हैं और हमारी हर कैलकुलेशन का काउंटर भी तैयार रखते हैं। ऐसी स्ट्रेटजी सिर्फ इस युग के सबसे तेज दिमाग वाले इंसान का ही काम हो सकता है। तभी वहां पे आसमान में उड़ते हुए एल्डर मुंह सीधा ही जूतियान के सामने आकर के लैंड करते हैं और कहते हैं कि योर हाइनेस इस बुढ़े सेवक का दुश्मन से सामना हुआ था। हालांकि लड़ाई ज़्यादा देर तक नहीं चली लेकिन मैं उसकी पावर सोल टूल फॉर्मेशन को ध्यान से देख पाया। उनकी सोल मास्टर टीम काफ़ी बड़ी थी और साथ में उनके लीडर भी 10 थे और हर एक की स्ट्रेंथ सोल दालाऊ लेवल की थी। जिस इंसान से मेरी सीधे टक्कर हुई उसकी ताकत एक सुपर दालाऊ के बराबर थी। इस बात को सुनकर के प्राइम मिनिस्टर कहता है कि इतनी पावरफुल फोर्स बिना कोई निशान छोड़े अचानक गायब कैसे हो सकती है। क्या उन्होंने किसी तरह का स्टील सोल टूल डेवलप कर दिया है, बिल्कुल एक ब्लैक होल की तरह। तभी एल्डर मुंह कहते हैं कि चाहे जो भी हो मुझे लगता है ये तीनों पुराने दालाऊ कॉन्टिनेंट एम्पायर के ज्वाइंट प्लानिंग है। शायद ये हमारे खिलाफ उनका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड था, इसलिए हमें योर मैजेस्टी और ज़्यादा सतर्क होकर के इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करना होगा कि आखिर इन सारी ही चीज़ों के पीछे कौन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सब चीज़ों के पीछे कोई नया दुश्मन उठ खड़ा हो रहा है। इसलिए योर हाइनेस मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे हमें परमिशन दें कि हम इन सारी ही चीज़ों को डीपली रिसर्च करके पता लगाएं। हर एक बात पे हमें गौर करना होगा और साथ में मेरा एक साथी वो इस अचानक से हमले की वजह से मारा गया है। हमने एक ग्रेट सोल टूल मास्टर को खो दिया है। इस बात को सुनकर के यहाँ पे जूतियान काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर वो यहाँ पे किस तरीके का फैसला सुनाए, क्योंकि उसे खुद ये नहीं पता होता है कि आखिर उनका दुश्मन असल में है कौन। मगर अभी भी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का पूरा शक होता है कि इन सब के पीछे दालाऊ कॉन्टिनेंट के वो 3 एम्पायर ही हैं। उन्होंने ही यहाँ पर हम पर इतना घातक अटैक कराया है। और तभी वहाँ पे एंट्री होती है डेथ गॉड ये जी सुई की, जो कि आते के साथ कहती है कि ये ज़रूरी नहीं है इतनी ताकत वाली फोर्स सिर्फ तीनों पुराने दालाऊ कॉन्टिनेंट एम्पायर के पास ही हो। क्योंकि लिए योर हाइनेस शायद आप यहाँ पे एक और जगह को बोल रहे हैं जिसके पास भी इतनी ज़बरदस्त स्ट्रेंथ
हो सकती है। इस बात को सुनकर के ज़ूतियान कुछ पल के लिए एकदम अपनी जगह पे फ्रीज हो जाता है और तभी वो दबी आवाज़ में कहता है कि शेक अकेडमी। तभी वहाँ पे ये ज़ुज़ुई कहती है कि शेक अकेडमी में एक ऐसा इंसान है जो इन सब पर बिल्कुल फिट बैठता है। एक ऐसा जीनियस दिमाग जो बिना कोई निशान छोड़े गायब भी हो सकता है। और तभी ज़ूतियान डेथ गॉड की बात को सुन करके एकदम सदमे में चला जाता है और उसके मुंह से सिर्फ एक नाम निकलता है, असुरा आइज यू हाउ। ये सुन करके सभी लोग एकदम हैरान हो चुके थे। तभी वहां पे एल्डर मुंह कहते हैं कि जिस शख्स ने मेरे ऊपर अटैक किया था उसके पास अल्टीमेट आइज मार्शल सोल थी। हमारा ह्यूमनाइट सोल टूल चुराने वाला भी वही था, यू हाउ। और मिगदू में जो ब्लास्ट हुआ था, इतना बड़ा डिजास्टर जिसने अपने पीछे छोड़ दिया था, और इन सब चीज़ों के पीछे जिसका हाथ था, हर एक सबूत उसकी ही तरफ इशारा करते हैं। वो और कोई नहीं, यू हाउ है। तभी वहाँ पे ये ज़ुज़ुई कहती है कि एक टाइटल दालाऊ और ऊपर से अल्टीमेट मार्शल सोल का मालिक, आगे चलकर वो इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बनेगा। उसे जितनी जल्दी हो सके ख़त्म कर देना चाहिए हमें। मेरी राय में योर हाइनेस, आपको एम्परस वॉर गॉड को ऑर्डर देना चाहिए कि वो शेक एकेडमी पर फुल असॉल्ट लॉन्च करें। एक ही अटैक में शेक को मिटा दें पूरी ही तरीके से। मगर तभी वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कहता है कि योर हाइनेस, इस बुढ़े सेवक का मानना है कि अभी शेक एकेडमी के साथ सीधी टक्कर लेने का सही वक्त नहीं है। तभी वहाँ पे ये ज़ुज़ुई कहती है कि शेक एकेडमी आज नहीं तो कल इस वॉर में ज़रूर शामिल होगा। क्या हम बस खड़े होकर इस खतरे को और बड़ा होते हुए देखते रहें? ख़ास तौर से उस युवाओं को। एल्डर मू, आप कैसे बोल सकते हैं? आपने तो उसका सामना भी किया है। एल्डर मू यहाँ पे शांत रहते हैं। तभी वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कहता है कि योर हाइनेस, डेथ गॉड शेक सिटी को 3 महान एम्पायर्स का सपोर्ट मिला हुआ है। हाँ, उसने अनेक पावरफुल वॉरियर्स पैदा किए हैं, लेकिन जब हम पुराने दालाव कॉन्टिनेंट के तीनों एम्पायर्स को हरा देंगे तो जो शेक एकेडमी की जड़ है ना, वही ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद उनके पास हमारे सामने झुकने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन अगर हम अभी जल्दबाजी में अटैक करते हैं तो हम शेक को एक जानलेवा काउंटर अटैक करने का मौका दे देंगे, और ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ये सुन करके ये ज़ुज़ुई उन सब के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर लगा के कहती है कि तो प्राइम मिनिस्टर, आपकी प्लानिंग का मतलब है कि हम तब तक इंतजार करें जब तक यू हाउ खुद आपके लिए सीधा खतरा ना बन जाए। लेकिन अगर एम्परस वॉर गॉड अपनी पूरी पावरफुल फोर्स के साथ शेक सिटी को कुचल देगी, उसी पल पूरे कॉन्टिनेंट की सोल मास्टर कम्युनिटी में अफरा तफरी मच जाएगी। और उसके बाद स्टार लुओ को जीतना तो ऐसा होगा जैसे किसी बैग से कोई चीज़ निकाल लेना। तुम लोगों को शायद अभी भी ये समझ नहीं आ रहा है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन 3 एम्पायर नहीं बल्कि उन सब के पीछे खड़ा शेक एकेडमी है। ये कहने के साथ वो उन लोगों को और भी ज़्यादा प्रेशराइज करके उन्हें घुटनों के बल ला रही थी। मगर तभी वहाँ पे एक तेज रोशनी अपीयर होती है और उन सब के सामने अपीयर होते हैं ग्रैंड एल्डर कॉन्ग दी मैंग, जो कि सन मून एम्पायर के ग्रैंड एल्डर थे। वो आते के साथ कहते हैं कि एल्डर मू हॉल ऑफ एल्डर के हेड हैं और रॉयल ब्लड लाइन से भी बिलोंग करते हैं। साथ ही वो हमारे देश के सबसे पावरफुल सोल मास्टर भी हैं, एक टायर 94 टाइटल दालाओ। आप उनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकती हैं। तभी ये ज़ुज़ुई कहती है कि कॉन्ग दी मैंग, क्या आप मेरा विरोध करना चाहते हैं? तभी ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि एल्डर मू और प्राइम मिनिस्टर दोनों की बात में दम है, और मेरी नज़र में सबसे सही फैसला ये होगा कि मिगदू की पूरी सिचुएशन एम्परस वॉर गॉड को बता दिया जाए। और उनकी महिमा इस वक्त फ्रंट लाइन पर है और मिलिट्री प्लानिंग के मामले में उनसे बेहतर इस देश में कोई नहीं। अगर उनकी भी यही राय होगी कि शेक एकेडमी पर अटैक करना चाहिए, तब योर हाइनेस पूरे विश्वास के साथ आप अपना फाइनल डिसीजन ले सकते हैं। इस बात को सुनकर के ज़ूतियान कहता है कि बिल्कुल, इस मामले में असली एक्सपर्ट तो एम्परस ही है।
हमें पहले उनकी राय लेनी चाहिए। तभी ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि योर हाइनेस, एक और बात बहुत ज़रूरी है जिस पर आपको ध्यान देना होगा। दुश्मन के पास ऐसी स्पेक्ट्रियल एबिलिटी है जो लगभग 100 डिवाइन क्रॉसबो कैनन और पूरी की पूरी सोल मास्टर टीम को अपने अंदर छुपा सकती है। अगर ये बात सच साबित हो जाती है तो हमें उस टेक्नोलॉजी को किसी भी कीमत पर हासिल करना होगा, क्योंकि यहाँ से जिस तरीके से दुश्मन हमारी नज़रों से गायब हुआ है, ऐसे अचानक से गायब हो पाना इम्पॉसिबल है। इसलिए हमें इस बात पर ख़ास तौर से गौर करना चाहिए और वॉर गॉड एम्प्रेस को इसके बारे में भी बता देना चाहिए। इस बात को सुनकर के डेथ गॉड ये ज़ुज़ुई शांत हो जाती है और वहीं पे ज़ूदियान एक लेटर को लिख करके सिपाही के ज़रिए सीधा ही मिस ऑरेंज वॉर गॉड की तरफ उस लेटर को भेज देता है। और तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ऑरेंज की पूरी सन मून एम्पायर की आर्मी, जो कि पूरी ही तरीके से अब ऑरेंज के ही कहने पे चल रही होती है। तभी एक सिपाही ऑरेंज के पास आता है। ऑरेंज उससे कहती है कि क्या योर हाइनेस का कोई ऑर्डर आया है क्या? तभी सोल्जर कहता है कि योर हाइनेस ने कहा है कि इस मामले का फैसला पूरी तरह आप पर छोड़ दिया गया है, बस आप इस लेटर को पढ़ लें। तभी ऑरेंज कहती है कि ठीक है, तुम जा सकते हो, मैं ध्यान से सब कुछ सोचने के बाद ही योर हाइनेस को अपना जवाब भेज दूंगी। तभी ऑरेंज अपने सामने 6 एल्डर को देख के कहती है कि आप सब टायर 9 सोल मास्टर हैं जिन पर मुझे पूरा भरोसा है, क्या किसी के पास कोई सुझाव है? तभी पहला एल्डर कहता है कि मार्शल, ये बात किसी भी हाल में बाहर नहीं जानी चाहिए, इस पूरी इन्फॉर्मेशन को पूरी तरह सीक्रेट रखना होगा। तभी ऑरेंज कहती है कि ये बात मेरे मुंह से निकली है और सिर्फ आपके कानों तक ही रहेगी, इसके आगे ये कहीं नहीं जाएगी। तभी एल्डर कहता है कि मार्शल, इस वक्त पीछे हटना बिल्कुल सही नहीं होगा। हमने तियानहुन एम्पायर को 10 दिन में पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया है और 10 दिन के आराम के बाद हमारी सेना का मोरल पहले से भी ज़्यादा बुलंद है। अब हम किसी भी डायरेक्शन में अटैक करें, ये उसके लिए सबसे बेहतरीन वक्त होगा। अगर हम मार्शल मेघदू की सिचुएशन की वजह से अपनी प्लानिंग बदलते हैं तो कॉन्टिनेंट को एक करने का ये सुनहरा मौका हाथ से निकल सकता है। जब तक रॉयल सोल मास्टर टीम योर हाइनेस की सुरक्षा कर रही है तब तक मेघदू सिटी सुरक्षित रहेगी। जो थोड़े बहुत सोल मास्टर हमारी टेरिटरी में घुस आए हैं उनसे होने वाला नुकसान सिर्फ छोटी मोटी परेशानियों से ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अगर हमारी मेन आर्मी को वापस बुलाया गया तो उसका नुकसान और भी ज़्यादा बड़ा होगा। बैटलफील्ड में मौजूद एक जनरल को हमेशा कैपिटल के हर ऑर्डर का पालन करना ज़रूरी नहीं होता है। मार्शल, आपको जल्दी फैसला लेना चाहिए और इस खबर से अपना मन नहीं बदलना चाहिए। मुझे यकीन है कि योर हाइनेस भी हमारी इस प्लानिंग को समझ जाएंगे। हमारी पूरी बैटल प्लान पहले ही तैयार हो चुकी है। अगर अब हम रास्ता बदलते हैं तो हम खुद को बहुत बड़े नुकसान में डाल देंगे। तभी ऑरेंज कहती है कि फिलहाल की सिचुएशन को देखते हुए स्टार लुओ एम्पायर पर आगे बढ़ना ही सबसे समझदारी भरा फैसला है और हर 50,000 सोल्जर्स के साथ एक सोल टूल फॉर्मेशन तैनात किया जाए। उन्हें चाहे पावरफुल ग्रुप में बांटकर सभी की पोजीशन पर रखा जाए और साथ ही सपोर्ट के लिए 2 पूरी सोल मास्टर टीम भी तैनात की जाए। ऐसी फॉर्मेशन के सामने चाहे ड्यूक व्हाइट टाइगर की मिलियन स्ट्रॉन्ग आर्मी ही क्यों ना हो, वो भी लापरवाही से कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेगी और इसी शेक के पावर हाउस एक्सपर्ट की स्ट्रेंथ भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहेगी, जिससे वो अपनी असली पावर खुलकर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तभी एल्डर कहता है कि अब वक्त आ चुका है कि हम अपनी फोर्स के साथ हमला करें और स्टार लुओ को एक ही अटैक के साथ जीत लें। तभी ऑरेंज कहती है कि आप सबका सपोर्ट देने के लिए धन्यवाद। मैं जितनी जल्दी हो सके अपना फाइनल डिसीजन ले लूंगी, लेकिन ये बात किसी भी हाल में आर्मी तक नहीं पहुंचनी चाहिए और मैं आप 6 लोगों से गुजारिश करती हूँ कि इस बात को पूरी तरह कॉन्फिडेंशियल रखें। तभी वहां पे मिस ऑरेंज अपने मन में कहती हैं कि बैटलफील्ड में मौजूद एक जनरल को कैपिटल के हर ऑर्डर का पालन करना जरूरी नहीं होता है।
क्या मजाक है ये। जूतियान जितना तेज दिमाग वाला इंसान मुझ पर फ्रंट लाइन में नजर रखे बिना कैसे रह सकता है। लगता है जो तैयारी मैंने पहले से करके रखी थी वो बिल्कुल सही थी। अब आखिरकार कुछ छुपे हुए राज सामने आने वाले हैं। तभी वहां पे ऑरेंज अपने 6 एल्डर से कहती है कि मेरा ऑर्डर पास कर दें। डिवीजन कमांडर रैंक और उससे ऊपर के जितने भी ऑफिसर्स हैं सब के सब मेरे कमांड टेंट में रिपोर्ट करें। मुझे एक जरूरी ऐलान करना है। और तभी वहां पे ऑरेंज एक फ्लैग को उठाती है और अपने सामने मौजूद उस मैप के ऊपर रख देती है जहां पे ऑरेंज ने सीधा शेक एकेडमी के ऊपर पॉइंट आउट किया था। इस चीज को देख करके ऑरेंज का खास एल्डर कहता है कि मार्शल क्या आपने यहाँ पे प्लानिंग कर ली है कि आप किसी भी कीमत पे यहाँ पे स्टाइल वो एम्पायर को घेरेंगी और साथ में किसी भी कीमत पे शेक एकेडमी को गिरा के रहेंगी। यहाँ पे ऑरेंज एक गहरी सांस लेते हुए कहती है कि मैं यहाँ पे जो सोच रही हूँ वो फिलहाल के लिए तुम्हें समझ नहीं आएगा। बस तुम लोग जाओ और मेरे ऑर्डर को फॉलो करो। और वहीं पे ऑरेंज कंफ्यूज भी होती है कि आखिर जूतियान ने उसे शेक एकेडमी के ऊपर अटैक करने की परमिशन कैसे दे दी। यानी कि यहाँ पे ऑरेंज चाहे अटैक करे या ना अटैक करे ये सब कुछ इस पर ही निर्भर करता है। यहाँ पे तो ऑरेंज को कहीं ना कहीं एक साजिश की बू आ रही थी। तभी सारे एल्डर्स भी वहां से चले जाते हैं और तभी सीन शिफ्ट होता है। हम वूटोंग और यू हाउ को देखते हैं जो कि तियान हाई फॉरेस्ट के अंदर ब्लू सिल्वर ग्रास एम्परर को ढूंढ रहे होते हैं। तभी वहां पे वूटोंग कहती है कि ये जगह सच में बहुत खूबसूरत है मगर सडन उन लोगों के ऊपर कई सारी पर्पल वाइन से अटैक होने लगता है। इस चीज को सेंस करके यू हाउ और वूटोंग दोनों ही अलर्ट हो जाते हैं जहां पे अब वूटोंग और यू हाउ के ऊपर अनगिनत पर्पल ग्रास से अटैक होने लगता है जहां पे वूटोंग और यू हाउ चारों ही तरफ से उन ग्रास से घिर चुके थे। तभी वहां पे वूटोंग अपनी गोस्ट शैडो स्टेप टेक्निक को परफॉर्म करके उन सारी ही ग्रास से बचने लगती है। तभी यू हाउ के ऊपर कुछ ग्रास अपने टेंटिकल से अटैक करती हैं। तभी यू हाउ मिस्टीरियस जेट हैंड टेक्निक को परफॉर्म करके उन सारे ही अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और उन सारे ही पॉइजनस टेंटिकल्स को अपने आसपास हवा में फ्लोट करते हुए उन्हें फ्रीज कर देता है और उन्हें उठा करके सीधा ही अब आसमान की तरफ यू हाउ फेंक देता है। तभी वहां पे यू हाउ फेथ जजमेंट फॉर्च्यून टेक्निक को परफॉर्म करता है जहां पे आसमान से अनगिनत डिवाइन लाइट गिर रही होती है उन सारी ही पर्पल ग्रास के ऊपर जिसकी वजह से वो सारी ही ग्रास शांत हो जाती हैं। तभी यू हाउ कहता है कि सीनियर आप सामने क्यों नहीं आ जाते हैं, मेरा आपको कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है। तभी ब्लू सिल्वर ग्रास एम्परर कहते हैं कि किस काम से तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ आए हो। तभी यू हाउ कहता है कि मेरी एक बहुत ही खास दोस्त है जिसके पास ब्लू सिल्वर ग्रास मार्शल सोल है लेकिन एक इवल सोल मास्टर के अटैक की वजह से उसकी लाइफ फोर्स बहुत बुरी तरह डैमेज हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ शेक सिटी चल करके मेरी दोस्त की जान बचा लेंगे। तभी ब्लू सिल्वर ग्रास एम्परर कहते हैं कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, मैं तुम्हारे अंदर से निकलने वाली खतरनाक ऑरा को महसूस कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए मुझे हराकर मेरे रिमेन्स ले जाना कोई मुश्किल बात नहीं है, फिर तुम ऐसा क्यों नहीं करते। तभी यू हाउ कहता है कि मैंने एक वक्त स्पिरिट सिस्टम पगोडा की स्थापना की थी ताकि मरने वाले सोल बीस्ट को मेरे साथी बनने का एक मौका मिल सके। मैंने एक कसम भी खाई थी कि जब तक सेल्फ डिफेंस की बात ना हो मैं कभी भी अपनी मर्जी से किसी सोल बीस्ट की जान नहीं लूंगा। मैं यहाँ सिर्फ आपसे एक सौदा करने आया हूँ। अभी यू हाउ देखता है कि ब्लू सिल्वर ग्रास एम्परर की लाइफ फोर्स कम होते हुए जा रही है। तभी ब्लू सिल्वर ग्रास एम्परर कहते हैं कि मैं दिल से आभारी हूँ कि तुम सोल बीस्ट के बारे में इतनी इज्जत और दया रखते हो, लेकिन ब्लू सिल्वर ग्रास क्लैन के नियम के मुताबिक अपनी प्रजा की रक्षा करना मेरा फर्ज है। मुझे माफ करना लेकिन मैं अपनी लाइफ फोर्स देकर तुम्हारी दोस्त को नहीं बचा सकता। तभी यू हाउ कहता है कि सीनियर आपकी जिंदगी अब अपने आखिरी मोड़ पर है। आपके पास 1,90,000 ईयर की कल्टीवेशन जरूर है लेकिन आपका शरीर इतना मजबूत नहीं है कि 2 लाख ईयर हेवनली ट्राइबुलेशन को झेल सके। फिर भी आप अपनी बची हुई लाइफ फोर्स खर्च नहीं करना चाहते।
इसके पीछे कोई वजह है ना? क्या है इसलिए क्योंकि आप अपने बचे हुए वक्त में ब्लू सिल्वर ग्रास क्लैन के लिए एक सक्सेसर ढूंढना चाहते हैं। तभी ब्लू सिल्वर ग्रास एम्परर कहते हैं कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं शुरू से ही एक शुद्ध ब्लू सिल्वर एम्परर ब्लड लाइन का हिस्सा नहीं था। 10,000 साल पहले जब पिछले ब्लू सिल्वर ग्रास एम्परर ने वॉइड को तोड़कर इस दुनिया को छोड़ दिया था, तब रॉयल ब्लड लाइन की एक दूर की ब्रांच से होने की वजह से ये टाइटल अपने आप मुझे मिल गया। लेकिन मेरी ब्लड लाइन मिक्स थी, इसी वजह से मेरी एबिलिटी हमेशा सीमित रही। मैं हेविली ट्राइबुलेशन को सरवाइव नहीं कर सकता और ना ही अगले 10,000 साल तक अपनी प्रजा की रक्षा कर सकता हूँ। ये कहने के साथ वो बिल्कुल उदास हो चुके थे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम मिस ऑरेंज को देखते हैं, जहाँ पे उनके कमांड टेंट के बाहर उनकी आर्मी खड़ी थी। तभी वहाँ पे ऑरेंज कहती है कि आराम और रीग्रुपिंग के बाद हमारी आर्मी का मोरल अपनी सबसे ऊंची लेवल पर है। अब हमला करने का ये सबसे बेहतरीन मौका है। सभी जनरल मेरे ऑर्डर ध्यान से सुने। फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ लीग तुरंत शेख सिटी की तरफ मार्च करेंगी और वहां पहुंचकर पिन फॉर्मेशन में कैंप एस्टेब्लिश करेंगी। एवल सोल मास्टर टीम और क्लॉ सोल मास्टर टीम भी उनके साथ ही आगे बढ़ेगी और उनकी मदद करेगी और लगभग उस पिन फॉर्मेशन से 100 कदम आगे बढ़ने के बाद एक नया कैंप एस्टेब्लिश किया जाएगा। उसके तुरंत बाद सोल टूल फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दी जाएगी। हर वक्त पूरी तरह तैयार रहना। जैसे ही ऑर्डर मिले शेख सिटी पर बिना किसी देरी के फुल स्केल असॉल्ट लॉन्च कर देना, कोई भी जिंदा ना बचे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे ऑरेंज की सन मून एम्पायर की पूरी आर्मी मार्च करते हुए अपनी अपनी टीम के साथ, यहाँ तक कि इविल सोल मास्टर भी इसमें मौजूद होते हैं। वो सब के सब शेख सिटी की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब यहाँ पे सन मून एम्पायर की आर्मी का सिर्फ एक मोटिव था, किसी भी कीमत पे शेख सिटी को गिराना है और उसे हद से ज्यादा कमजोर कर देना है। और जैसे ही सन मून एम्पायर की आर्मी शेख सिटी की टेरिटरी के अंदर एंटर करती है, शेख सिटी के नए डीन की नजर सीधा ही उनके ऊपर जाके टिक जाती है। उन्हें यहाँ पे खतरे का आभास हो जाता है और वो तुरंत बिना ही वक्त जाया किए डिफेंसिव फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से शेख सिटी चारों ही तरफ से स्पिरिचुअल बैरियर से खुद को प्रोटेक्ट कर लेती है। मगर यहाँ पे उन लोगों के सामने सन मून एम्पायर की एक विशाल आर्मी आके खड़ी हो चुकी थी। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।